Hello everyone, welcome to Peace Task Tutorial. Finally यूपीएससी के थ्रू आईएएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस इनके नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए गए हैं और ये जो नोटिफिकेशंस ये 12 Feb 2025 को रिलीज किया गया। ठीक, तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे हैं और उसके साथ साथ इसके अपने एग्जाम पैटर्न कैसे हैं और इसका हम कह सकते रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंडिंग क्या है और साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ हम लोग इस सेशंस के इनसाइड लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जो नोटिफिकेशंस है यूपीएससी के थ्रू रिलीज किया गया है और ये 12 Feb 2025 को ये नोटिफिकेशंस आया है। ठीक, अगर हम इसकी बात कर सकते हैं इसके रजिस्ट्रेशन डेट तो 12 Feb 2025 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट फॉर द सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस ये 4 मार्च 2025। तो अगर देखा जाए तो लगभग इसमें 18 से 19 दिन का टाइम है जो आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई कि मतलब इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और इसके हम लास्ट डेट की अगर बात कर सकते हैं तो ये 4 मार्च 2025 तक ये है। बाकी इसमें कुछ और भी सारी चीज़ें हैं कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में लेके डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से कुछ जैसे इसमें जैसे वन बाई वन इसमें सब कुछ डिफाइन किया गया था, हम लोग इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशंस को आप लेके पढ़ भी सकते हैं और भी आप इसमें डिटेल इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ये एग्जाम यूपीएससी के थ्रू ईच एंड एवरी ईयर कंडक्ट कराए जाते हैं। एग्जाम वही आपका जून में होता है। ठीक, जून में ही ये एग्जाम आते मतलब होते हैं। साथ में इसका जो नोटिफिकेशंस होता है वो फैब में आ जाता है और बाकी और भी सारी चीज़ें। ठीक, अब इसमें कुछ और भी बेसिक चीज़ जैसे इसमें दिया गया है कैंडिडेट टू एंजॉय देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस। ठीक, तो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके साथ इसके फॉर्म को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं, ये भी हमको लेके यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक, तो इसमें हम लोग वन बाई वन लेके इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसमें जो दिया गया इसमें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। इसका जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। कहाँ, किस वेबसाइट के थ्रू, तो ये जो upsconline.gov.in है इस वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से ऑनलाइन किया जाता है। ठीक, यूपीएससी की जो अपनी जो वेबसाइट है इसमें जो होता है इसमें जो इसेंशियल पार्ट होता है एक ओटीआर जो फॉर्म होता है इस प्लेटफॉर्म पे ही होता है, उसको फिल करना होता है। उसमें सब कुछ डिटेल आपको मांगा जाता है। उसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बाकी और भी आप मतलब डॉक्यूमेंट से रिगार्डेड जो डिटेल है जैसे आपका आईडी से रिगार्डेड हम कह सकते हैं तो आधार कार्ड हो गया, पैन नंबर्स हो गया, ये सब डिटेल इसमें मांगे जाते हैं। तो ये आपको फिल करना होता है, मतलब एक कंप्लीट आपको डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है आपका अपना। ठीक, और उसी के बेसिस पे ये फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। इन केस ऐसा भी होता है कि जैसे मान ली ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है, जब एक बार आप इसको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप वहीं से उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करना होता है तो मॉडिफिकेशंस के बीच की प्रक्रिया होती है जिसको आप यहाँ से उसको मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके आप इसमें मॉडिफाई आप कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको भी आप यहाँ से रीड वन बाई वन इसमें कर सकते हैं। जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, ये कंपलसरी होता है एज इट फॉर्म को फिल करने में। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स होता है तो उसके भी मॉडिफिकेशंस के कुछ अपने पैटर्न होते हैं। ठीक, तो ये आप ओटीआर से रिकॉर्डेड ये हो गया। बाकी इसमें जैसे आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड, पैन पासपोर्ट, ये सब होता है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होता है। मतलब एक बार उसमें क्या करना होता है आप सभी को उसमें अपलोड करना होता है और फिर वहीं से एक्सेस करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन द ओटीआर प्रोफाइल, कुछ और भी सारे ओटीआर प्रोफाइल के अलावा भी अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करना होता है तो ये भी मतलब पहले से इसमें डिसाइड होता है, उसी के बेसिस पे आप उसका क्या कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। और उसका भी एक डेट दिया जाता है कि अगर इन केस मान लीजिए फॉर्म फिलअप करने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाते हैं तो आप जैसे ये डेट इसमें जैसे 5 मार्च से लेके 11 मार्च का एक मॉडिफिकेशंस का डेट दिया गया है,
तो आप उसमें उसको मॉडिफाई करके, जैसे आप फॉर्म फिलअप कर दिए और आपको लगता है कि अगर कुछ मिस्टेक इसमें हो गया, इसमें कुछ करेक्शंस करने की आवश्यकता है, तो यूपीएससी के थ्रू वो भी एज ए डेट एक दिया जाता है जिसमें आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, बाकी इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसका जो रजिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं ये 12 ऑफ ये फेब से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो 4 ऑफ ये मार्च है। इस डेट तक आप अपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं उसको फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको मिलता टाइम नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर इन केस मान लीजिए उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है, फॉर्म फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जो ये डेट एज इट गिवन इस डेट के इनसाइड आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक हो गया। बाकी वेबसाइट जो है आपका ये upsconline.gov पे विजिट करके आप इसको कर सकते हैं। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम इसके पेपर जनरली पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो जो एग्जाम जो होते हैं ये इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी होते हैं और सब्जेक्टिव बेस्ड भी होते हैं। तो आईएएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो पेपर्स होता है वो टोटली सब्जेक्टिव बेस्ड होता है, और अगर आईएसएस की बात करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये सब्जेक्टिव होता है। और बाकी जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी इन दोनों में क्या होता है, ये कॉमन होता है। ठीक, तो ये एक हो गया। बाकी इसमें मोबाइल फ़ोन बैंड, एग्जाम में मोबाइल फ़ोन आपका बैंड होता है इसमें, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशंस फॉर पोर्टल। ठीक, एग्जाम के जो सेंटर्स हैं वो आपके यहाँ पे जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, ये सारे जो जो जगह हैं यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक, और जो जनरली जो यूपीएससी का मतलब ये आईएएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का जो एग्जाम होता है ये जून में ही होता है। ठीक, तो ये जैसे 20 ये एग्जाम जो कंडक्ट जो कराया जा रहा है वो 20 ऑफ ये जून 2025 को हो रहे हैं। और नोटिफिकेशंस कब आया, 12 ऑफ फेब को आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून लगभग 4 महीने का टाइम है, तो उसमें आप तैयारी भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, बाकी तैयारी तो आप पहले से भी आप कर रहे हैं, लेकिन इतना टाइम आपको मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर जो होता है ये ऑनलाइन बेस्ड होता है, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें और भी सारे कुछ रूल्स हैं। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एक तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप समझते हैं कि उसमें कैसे करना, ऑनलाइन बेसिस पे करना। ओटीआर फॉर्म फिलअप करने के बाद जब ओटीआर फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो वहाँ से एसएस करके फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर सकते हैं, तो जो यूपीएससी आईएएस और आईएसएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए जो वैकेंसी इस बार 2025 में जो आया हुआ है वो 12 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए और 35 जो है ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए। तो लगभग हर साल वैकेंसी इसी के नियर अबाउट आता है, थोड़ा सा इससे कम भी होता है, थोड़ा इससे ज़्यादा भी होता है। लेकिन ये कि ये जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के थ्रू हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं, एग्ज़ाम कराए जाते हैं, तो एक अच्छा है कि मतलब हर साल अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एक मतलब जो स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको इस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करना होता है, तो एक पहले से उनका माइंड मेकअप होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप वो अपनी तैयारी भी करते हैं। तो ठीक है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम भी है, लेकिन ये है कि हर साल ये होता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन भी चलता है। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये सारे जो सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक जनरली अगर इकोनॉमिक्स की बात करें और स्टैटिस्टिकल सर्विस जो एग्जाम जो है इसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल जो सर्विस है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट वो भी कम होते हैं और एग्जाम भी लगभग हर साल होते कराए जाते हैं। तो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये जॉब भी बहुत अच्छी खासी है, ग्रेड ए की ये जॉब है, तो है इसको अच्छे से इसमें अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम को लेके क्वालिफाई किया जा सकता है। बाकी इसमें कुछ और भी नोट्स जो दिए गए, जैसे इसमें 35 वैकेंसी है तो वो किस पार्ट में कैसे ये मतलब डिवाइड किया गया है, तो ये भी यहाँ पे एक पैटर्न बताया गया, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक, बाकी कुछ और भी इसमें डिटेल हम लोग देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी तो यहाँ पे पता चल गया, उसके साथ साथ इसमें मेन जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशंस कह सकते हैं। तो जो कैंडिडेट है वो एज ए सिटीजन्स है, कहाँ के, जैसे इंडिया हो सकता है, नेपाल हो सकता है, भूटान हो सकते हैं, अगर यहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं तो वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो
तिब्बतियन रिफ्यूजी जो दिया गया ये 1962 के जस्ट पहले के अगर ये हैं तो वो उस फॉर्म को भी क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो ये भी एक जो क्राइटेरिया इसमें जो दिया गया A to E, आप इसको भी आप देख सकते हैं। तो जनरली अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप इसमें फिलअप इसको नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जनरली इसमें बाउंडेड होता है, वो चाहे अगर कैटेगरी चाहे आप ओबीसी हैं, जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो उनके लिए एक एज लिमिट ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज 21 ईयर, मतलब उनका जो एज 21 ईयर होना चाहिए या उससे हम कह सकते ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा होना चाहिए वो भी इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक, यहाँ से अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। जनरली जो एग्जाम मतलब ये जो अगर एज लिमिट की बात करते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, एससी एसटी कैटेगरी हो गए, तो उनके एज लिमिट पे भी उनको एक रिलीफ दिया जाता है कि मतलब ये अगर शेड्यूल कास्ट हैं तो उनको 5 ईयर इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसका अगर अदर बैकवर्ड कास्ट भी हैं तो वो 3 ईयर उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी बेस्ड हैं तो उसमें एज अ कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो वो ये एक क्राइटेरिया कि 28 ईयर तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 28 ईयर के बाद नहीं, यहाँ पर देखिए 28 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज 30 ईयर्स ऑन द 1 अगस्त। तो ये जो दिया गया, अगर इसके बाद है तो वो उससे मतलब वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते। लेकिन अगर कैटेगरी बेसिस से शेड्यूल कैटेगरी एससी एसटी अगर बेस्ड हैं तो उनको मैक्सिमम 5 ईयर उनको रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। अगर ये ओबीसी बेस्ड है तो 3 ईयर रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, और इसमें जनरल कैटेगरी बेस्ड नहीं है। ठीक, तो ये एज रिलैक्सेशंस की अगर ये यहाँ पे हो गया। बाकी इसमें और भी सारे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, आप इसमें इसको रीड कर सकते हैं। ये एज लिमिट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब मेन इसमें है क्वालिफिकेशंस, मिनिमम एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस। ये अक्सर जो स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको मतलब जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके माइंड में ये चलता रहता है कि क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एक डाउट सा रहता है। तो यहाँ पे भी एक मतलब इस जो क्वालिफिकेशंस हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वो एज इट इसमें मेंशन किया गया है। जैसे इसमें क्या क्या, अ कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव अटेन द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेट बाई एन एक्ट of the central state legislature in the India and other educational institute established in act parliament declared। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है मतलब अगर इसके इनसाइड आते हैं तो वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट उनका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स बेस्ड ये होना चाहिए। यहाँ पे यूजी बेस्ड मतलब अगर यूजी हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। जबकि अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है क्या, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन द बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एज वन सब्जेक्ट। इसमें से कोई भी एज अ वन सब्जेक्ट एज उनका होना चाहिए यूजी में, बैचलर डिग्री में होना चाहिए। जैसे बैचलर डिग्री की जब बात करते हैं तो यूजी में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन चलते हैं तो उसमें एज अ वन पार्ट जो होना चाहिए स्टैट्स का होना चाहिए। ठीक, अगर बैचलर डिग्री बेस्ड हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या अगर हम कह सकते हैं मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट पार्लियामेंट डिक्लेयर टू द डीम एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस एक्ट 1956। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मतलब ये दिया गया, इसके अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट होता है उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो क्या हम आईएसएस के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं और अगर आपका यूजी में एज ए वन सब्जेक्ट अगर स्टैट्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं किया गया है
कि अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या आपको एज ए वन सब्जेक्ट उसमें स्टैट है कि नहीं है, तब आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसमें नहीं हैं। ठीक, तो ये एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो इस एग्जाम से रिगार्डेड हम कह सकते हैं एक तो नोटिफिकेशंस, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, OTR फॉर्म जो हो गया, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गया। तो आप यहाँ से देख लिए। उसके साथ साथ इसमें और भी सारे जो कुछ कंडीशंस हम कह सकते हैं। फी की बात कर सकते हैं, तो फिलहाल ये एग्जाम UPSC के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसकी फीस बहुत ही कम होती है, और वो कितना, ये 200 रुपीज़ ही होता है। बाकी अगर और सारे एग्जाम का देखेंगे तो 1,500, 2,000 कुछ इस तरीके से फॉर्म के उसके फी होते हैं। लेकिन यहाँ पे UPSC के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी फीस लगभग इसी के नियर आउट होता है। तो एक ये भी है कि है चलो इसमें फी कम है, किया जा सकता है इसको आसानी से। ठीक, तो ये सब हो गए हम लोग यहाँ पर अभी तक क्या क्या लेकर डिस्कस कर लिए कि एक तो इसका नोटिफिकेशंस कब है रिलीज किया गया है, और उसके साथ साथ इसका लास्ट डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और उसके सिटीजनशिप से रिगार्डेड हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए। हाउ टू अप्लाई, तो ये आप इसको ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ऑफलाइन इसको कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, OTR फॉर्म में अगर ये कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप इसको मॉडिफिकेशंस भी आप इसको कर सकते हैं। उसका एक टाइम शेड्यूल दिया जाता है, उस टाइम ड्यूरेशंस में आप उसको कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आप इसको देख लीजिएगा। इस डेट के इनसाइड, मतलब ये एक फिक्स डेट है, इस डेट में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। ये तो लास्ट डेट इसमें बताया गया है 4 मार्च ही है। ठीक, बाकी ये सब भी है, शॉर्ट कोडिंग किया गया इसमें, कैटेगरी बेस्ड हम कह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर सकते हैं। अभी तक जो लेख हम लोग डिस्कस कर लिए, नोटिफिकेशंस, लास्ट डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ में OTR फॉर्म से रिगार्डेड। अब जो है इसके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम जनरली इसमें ये जो IAS इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और ISS इंडियन हिस्टोरिकल सर्विस, इन दोनों का एग्जाम जो होता है एज ए 3 डे कंटिन्यू चलता है। जिसमें अगर IES की अगर बात करते हैं तो इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी का जो पेपर से ये है फर्स्ट 2, उसके बाद जो 3rd, 4th, 5th, 6th ये एज ए इकोनॉमिक्स से रिकॉर्डेड ये पेपर से ये है। बाकी ये 100 मार्क्स और ये 200 मार्क्स 3 आवर्स का ये पेपर्स होता है, और ये टोटली क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक, इसमें ऑब्जेक्टिव का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इंडियन हिस्टोरिकल सर्विस की अगर बात करते हैं, इसके अपने जो एग्जाम होता है जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी, जो इस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम एज इट ये भी वही होते हैं, कोई इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक, एज इट वही पेपर से ही होता है। 100 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स बेस्ड ये। और ये जो फर्स्ट, 3rd एंड 4th जो होता है, ये स्टैट्स का जो पेपर्स होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, 200 मार्क्स बेस्ड होते हैं, 2 आवर्स का ये टाइम इसमें मिलता है। और ये 5th एंड 6th की अगर बात करते हैं तो ये आप सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ये पेपर्स होते हैं, 3 आवर्स बेस्ड ही होते हैं। तो ये 3 डे एज कंटिन्यू एज एग्जाम ये चलता है। ठीक, तो जिसमें फर्स्ट डे मतलब ये मॉर्निंग में और एक इवनिंग टाइम बेस्ड में इसके पेपर से ये होते हैं। तो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी फर्स्ट डे होता है। फिर सेकेंड डे की बात करें अगर इसमें ISS के अकॉर्डिंग देखते हैं, और स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर जो होता है ये सेकेंड डे होते हैं, और 3rd एंड 4th आपके 3rd डे होते हैं। तो इस तरीके से 3 डे एज ए एग्जाम ये कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक, तो ये तो एग्जाम का पैटर्न। बाकी इसमें कितने हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें जो है यहाँ से 1000 मार्क्स बेस्ड ये इसके सब्जेक्टिव बेस्ड ये हो गए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड हम कह सकते हैं। और इसमें 200 मार्क्स का ही इसका पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू बेस्ड ये इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। तो टोटल ये पेपर्स 1200 बेस्ड ये होता है, 200 इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, और बाकी 1000 बेस्ड हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिला के ये होता है। ठीक, बाकी उसके अपने कितने कटाप बनते हैं और भी सारी चीज़ें। अगर हम इसमें ISS को अगर देखा जाए इसमें, तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस बनता है। यहाँ से 80 क्वेश्चंस ये बनते हैं,
और वन क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का ये होता है, और इसमें 0.75 जो होते हैं ये निगेटिव मार्किंग ये चलते हैं। इसमें जो फोर्थ पार्ट ये होता है ये ऑप्शनल बेस्ड ये होता है। इसमें टोटल 7 to 8 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से 2 यूनिट्स को आपको लेके चलना होता है। तो उसमें डिफरेंट आप यूनिट्स के कम्बिनेशन, जैसे आपका मल्टीवेरिएट हो गया, डेमोग्राफी हो गया, एसक्यूसी हो गया, ऑपरेशन रिसर्च, ये इस तरीके से कम्बिनेशन आते हैं जिसमें से किसी को 2 को आपको लेके चलना होता है। ठीक, तो ये तो इसके एग्जाम पैटर्न हो गए, कब कैसे क्या कंडक्ट कराया जाता है, कितने मार्क्स बेसिस होते हैं, ये हम लोग लेके डिस्कस कर लिए। उसके बाद इसमें जो मेन थिंग्स इसमें आ जाता है इसके सिलेबस में, तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं। हाँ, इसके जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी की अगर बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड सिलेबस में, तो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी से रिगार्डेड कुछ ऐसा कोई सिलेबस इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, बस बेसिक आप जो जनरल इंग्लिश का जो पार्ट, जिस जनरली अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस किस तरीके से, एसे हो गया, प्रिसाइज हो गया, पैराग्राफ हो गए, उसके बाद सेंटेंस ईरर, आइडम फ्रेजेस, इससे रिगार्डेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और जनरल स्टडी की अगर बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एज ए इसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करेंट अफेयर, इससे एज ए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बहुत डिटेल में नहीं, बट एक शॉर्ट वे में जो कुछ ऊपरी चीज़ें होती हैं उसी से रिगार्डेड ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो जो आईएएस और आईएसएस, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी दोनों क्या कॉमन होते हैं, और बाकी जो उसका जो रेस्ट ऑफ जो पेपर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, ये इकोनॉमिक्स से रिगार्डेड सिलेबस ये दिया गया है, तो ये सिलेबस इसको आप देख सकते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब सिलेबस है जिसमें पेपर बेस्ड ये दिया गया है। साथ में ये जनरल इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर बेस्ड ये है, उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर बेस्ड है, उसके बाद जनरल इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक्स ये पेपर सीधे है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इसमें स्टैटिस्टिक्स का आईएएस के लिए। तो आईएएस के लिए फर्स्ट जो 2 पेपर्स है जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी, ये एज इट कॉमन होता है। और अगर हम इसमें आईएएस के लिए स्टैट्स फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जिसमें अगर यूनिट्स इसमें प्रोबेबिलिटी पार्ट होता है, और ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स, प्रोबेबिलिटी पार्ट जो बेसिक आप प्रोबेबिलिटी से रिगार्डेड ये क्वेश्चन मतलब इसमें है। तो जो यूजी एंड पीजी में जो आप जितना पढ़े हुए हैं लगभग उसी चीज़ है। आप आईएएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस एज जो आप यूजी एंड पीजी में जितना आप पढ़े हैं लगभग वही सारे सिलेबस ये होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी वही होता है, थोड़े बहुत उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें न्यूमेरिकल फर्स्ट पेपर में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड, साथ में इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये पार्ट आ जाता है जो यूजी का ही है हम कह सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये भी है। तो ये फर्स्ट पेपर को तैयार करता है। और सेकेंड पेपर की अगर बात करते हैं तो इसमें लीनियर मॉडल आ जाता है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी आपको यूजी में पढ़ाया जाता है। तो सिलेबस वही है लगभग, क्वेश्चंस के लेवल भी वही रहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम थर्ड पेपर की बात है, थर्ड पेपर क्या होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें फर्स्ट सैम्पलिंग सर्वे, उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स इसमें आ जाता है, इकोनोमेट्रिक्स, और फिर इसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट ही आ जाता है। तो ये भी यूजी का ही है, कुछ ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर यूजी की बात करते हैं तो बैचलर, जिसमें कहीं पे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बट यहाँ पे ये टोटली क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ड जो थर्ड एंड पेपर की बात, जैसे सैम्पलिंग सर्वे हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये एज इट सब्जेक्टिव बेस्ड है। और यूजी में अगर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी बनते हैं। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, बट है वो चीज़ें। तो ये सिलेबस यूजी में भी पढ़ा हुआ टॉपिक है ये, और यहाँ पे भी लगभग वही चीज़ें। तो क्वेश्चंस के लेवल लगभग सेम होते हैं, कुछ माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स 4 पेपर की बात करते हैं तो इसमें टोटल 7 से 8 यूनिट्स इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें से किसी 2 यूनिट्स को लेके आपको चलना होता है। 200 मार्क्स बेस्ड ये बनता है। तो जैसे अगर हम ये फर्स्ट यूनिट्स की अगर बात करें तो ये 100 मार्क्स बेस्ड बनता है, और ऐसे जो सेकेंड यूनिट्स की बात वो भी 100 मार्क्स, मतलब इसके जितने भी सारे यूनिट्स सब 100 मार्क्स होते हैं। तो उसमें से किसी 2 यूनिट्स को लेके चलना होता है। तो ये ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट हो गया, और उसके साथ साथ इसमें सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल, फिर इसमें क्वालिटी कंट्रोल, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया,
और इसमें इसके बाद डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कंप्यूटिंग विद CNR। तो ये 7 यूनिट, इसमें टोटल 7 यूनिट्स इसमें क्या होता है, ये इंक्लूड ये होते हैं। ठीक, तो ये इसके अपने एग्जाम के अपने सिलेबस हो गए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के अपनी ये जो एग्जाम के अपने जो सिलेबस हैं ये हम लोग देख लें। बाकी इसमें और भी सारे अपेंडिक्स के इनसाइड ये दिया गया है, तो आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक, लास्ट थिंग इसमें आप सभी को बताना है, जो इसमें पेपर का पैटर्न मैंने आप सभी को बता ही दिया कि ये जो पेपर का पैटर्न जो इसमें होता है कि IAS में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में टोटली सब्जेक्टिव बेस्ड होता है, और अगर ISS की बात करते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, तो उसमें क्या होता है, वो आपका फर्स्ट 2 पेपर सब्जेक्टिव होता है, और ये थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं, स्टैट्स का जो फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर्स है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर हम स्टैट थर्ड एंड फोर्थ करते हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड या डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर होता है। इन केस जैसे मान लीजिए इसमें जो फर्स्ट जो होता है, जब आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको OTR फॉर्म इसमें फिलअप करना होता है, और वहीं से एसेस करके आप इस फॉर्म को प्रोसीड आप कर सकते हैं। इन केस अगर आपके OTR फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको कोई मिस्टेक होता तो उसका भी करेक्शंस का डेट दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि जब आप एडमिट कार्ड जब इसका डाउनलोड करते हैं, उस समय आपको आपका मोबाइल नंबर आपका मिस हो गया, या आपका जो आप जिस ईमेल आईडी उसमें फीड किए थे वो आप उसको कहीं खो गया। तो जब ऐसा सिचुएशन जब आते हैं तो उस समय आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते, क्योंकि OTP बेस्ड होता है। तो उस सिचुएशंस में एक और भी आपको चांस दिया जाता है, जिसको आप उसको मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे कुछ पैटर्न मतलब ये चीज़ें होती हैं जिसमें आपको फीड करके इसको फिल करना होता है और सबमिट करना होता है। आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए और ईमेल आईडी चेंज कराने के लिए, और उसके जगह पे न्यू ईमेल आईडी और न्यू मोबाइल नंबर फीड कराने के लिए। तो ये आप इसको जब फीड करके जब आप सबमिट करते हैं तो उस केस में आपको मतलब वो एक चांस दिया जाता है, जिसको मॉडिफिकेशंस करके वो आप लास्ट में उसका एडमिट कार्ड को भी क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ हो जाता है कि जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है कि जैसे मोबाइल नंबर ही खो गया, तो मोबाइल नंबर तो भले से आपको याद है लेकिन OTP बेस्ड है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे या और भी सारी चीज़ें हैं तो OTP बेस्ड ही होता है। तो जब आपके पास नंबर ही नहीं रहेगा तो OTP नहीं आएगा। ऐसे ईमेल आईडी की बात कर सकते हैं, तो उस केसेस में ये एज ए चेंज इसमें किया जा सकता है। ठीक, तो ये एक हम लोग बेसिक लेके डिस्कस किए, यहां से कह सकते हैं। चलिए, तो मेन यूपीएससी के थ्रू IAS और इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब IAS इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बता भी दिया कि इसके मतलब एक शॉर्ट वे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मेन इसमें कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब ये आया है, लास्ट डेट कब है, और साथ में इसके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक, उसके साथ साथ इसके फॉर्म फिलअप करने की अगर बात करते हैं तो इसके अपने एग्जाम पैटर्न क्या है। मेन इसमें OTR का स्टेप होता है, OTR 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन जो होते हैं आप उसको करने के बाद ही आप इसको क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी मतलब साल भर से कर रहे होंगे, 2 साल से कर रहे होंगे, 3 साल से कर रहे होंगे। कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जिनको लेके चलना है। जैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन डेट भी आ गया है और आपको पहले से पता है कि ये जून में एग्ज़ाम ये होगा, 20 या फिर जून से ये होगा, 3 डे कंटिन्यू ये चलेगा। आप में से बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2024 का एग्ज़ाम दिए थे, रिटेन उनका हो गया था, इंटरव्यू में क्वालिफाई मतलब इंटरव्यू में उनका कुछ मार्क्स से उनका रह गया था, मतलब फाइनल सिलेक्शंस नहीं हो पाया था। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी के पास मतलब जो जिनका नहीं हो पाया था वो इस बार होने के उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जो नए कैंडिडेट हैं
वो टोटली उनके प्रिपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका प्रिपरेशंस कैसा है। ठीक, अगर वो उन जिसके जो सिलेबस हैं सही तरीके से कवर कर ले जाते हैं, क्वेश्चंस को कवर कर ले जाते हैं, तो उनके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। जो नए कैंडिडेट होते हैं, तो नए कैंडिडेट को एक बार उनके मतलब इसके जो सिलेबस होते हैं, इसके पैटर्न होते हैं, थोड़ा सा उसी को समझने में टाइम लग जाता है। ठीक, और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को 1 से 2 बार दे चुके हैं, तो इनके ओवरऑल इनका पैटर्न उनको समझ में आता है। और बस कुछ जो ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो हो चुके हैं, उसको अगर वो सुधार कर लेते हैं, उसका करेक्शंस कर लेते हैं, तो अगले स्टेप में मतलब जो अगला जो एग्ज़ाम उसमें होने के चांसेस रह जाते हैं। तो यही मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि जो नए कैंडिडेट हैं उनको तो एक एक स्टेप करके चलना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी साल 2 साल के कर रहे हैं, तो वो अगले स्टेप तक चले गए। बस एक ऐसा स्टेप है जो उनको वहीं पर रोक के रखा हुआ है, जैसे उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं। तो है दोनों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये एग्ज़ाम हर साल होता है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को लेके चलते हैं, तो उनका माइंड मेकअप पहले से बना रहता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम जून में होने वाला है, फेब में इसका नोटिफिकेशंस आएगा। तो एक माइंड मेकअप पहले से बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, तैयारी करना है। और मेरा कहना बस यही है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को लेके चल रहे हैं, तो एक टारगेट, आपका टारगेटिंग पॉइंट होना चाहिए। एक जो टाइम ड्यूरेशंस है वो भी एक फिक्स्ड होना चाहिए कि हमको इतने टाइम ड्यूरेशंस में इसकी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को निकाल लेना। ऐसा नहीं है कि आपको इसको बहुत जल्दबाजी में करके नहीं हम इसको कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं। इसके लेवल मतलब अपने आप में भी एक बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं, देखने में तो ईजी लगता है, बट ये है कि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ने के लिए हमको अपने इस जो प्रिपरेशन स्टडी है एक सिस्टमेटिक वे में करने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो फर्स्ट एज इट इसके अपने जितने भी सारे सिलेबस हैं, इन सिलेबस को एक सिस्टमेटिक वे में तैयार करने की आवश्यकता होती है। और ख़ासकर मेरा जो एडवाइज है, जो नए कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मतलब आ रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, ये भी है मतलब कुछ तो, क्योंकि बहुत लोग पहले से ही तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक प्लान बनाते हैं। तो उनको बस कहना यही है कि जब आप इस एग्ज़ाम को लेके चलने वाले हैं, मतलब ये ऐसा आप टारगेट बना रहे हैं कि हमको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो फर्स्ट एज इट इसके जो भी सिलेबस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2016 से लेकर 2024 तक अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी क्वेश्चन पेपर को एक बार डाउनलोड करिए, इनके सिलेबस को डाउनलोड करिए, और आप अपना यूजी एंड पीजी जो आप पढ़े हुए हैं उनसे एक बार टैली कराइए। टैली कराने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि जो हमने यूजी एंड पीजी में पढ़ा है, क्या उसके बेसिस पे हम इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बेसिक आइडिया मिलेगा। तो वहीं से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा, जिसके बेसिस पे मतलब एक माइंड मेकअप आप बना सकते हैं कि हाँ, इस एग्ज़ाम को लेके चला जा सकता है। इस एग्ज़ाम में पेशेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है, सेकेंड अटेम्प्ट में भी हो सकता है, थर्ड अटेम्प्ट में भी हो सकता है, और किसी किसी का ऐसा होता है कि वो उनका जब लास्ट टाइम आता है तब जाके होता है। तो एक पेशेंस बनाने की आवश्यकता होती है। आप ऐसे नहीं इसको लेके चल सकते हैं कि चलो इस बार हम इसको तैयारी करते हैं और हो जाएगा। नो, बहुत इसमें धैर्य बनाने की आवश्यकता होती है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जिससे मतलब आप इसको लेके चल सकते हैं। तो आप एक पेशेंस बनाइए, ठीक, एक टारगेट फिक्स करिए कि हमको इस टाइम ड्यूरेशंस में इस एग्ज़ाम को निकाल लेना है। तो जब आप अपना एक टाइम ड्यूरेशंस बना लेंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशंस भी करेंगे। तो ये तो बेसिक हो गया। अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें,
क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से जुड़ के हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपने प्रिपरेशंस के ऊपर। अगर आप यूजी एंड पीजी में स्टैट्स को बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में आपको जुड़ने की आवश्यकता है। आप सेल्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बस आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से फॉलो करते हैं, उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बनाते हैं, तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप यूजी एंड पीजी में कैसे पढ़े हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इस पे भी ये मैटर करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टैट्स को लेकर बहुत अच्छे से उनकी क्लास चलती है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बस एक कोरम पूरा किया जाता है रफली बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे ये नहीं हो सकता है। ठीक, अब ऐसे भी हैं कि जो किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं। जब आप किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़ते हैं तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन सा फिक्स हो जाता है कि जैसे आप अगर आप सेल्फ पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको 6 महीना में भी आप उसको कवर कर सकते हैं, साल भर में भी कवर कर सकते हैं, 2 साल भी लग सकता है। वहाँ पे कोई ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है, वहाँ पे सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड करिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयार करिए। लेकिन जब आप किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि 6 महीने में इस पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा, उसकी अपनी टेस्ट कराई जाएंगी, प्रैक्टिस होगा, तो ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स है कि 6 महीने के अंदर ये कोर्स कंप्लीट होना है तो होना है। अब आप उसको कैसे फॉलो कर जाते हैं, वहाँ पे भी अपना सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस की बात आती है। ठीक, तो दोनों है ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो आप किसी सेल्फ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जुड़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप में से जो भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये प्लान बना रहे हैं कि हमें सेल्फ ना करके हमें किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से अब जुड़ना है, तो उसके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, और जो हमारा अपना जो प्लेटफॉर्म है पी स्टार्स ट्यूटोरियल, यहाँ पे भी आईएएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की तैयारी कराई जाती है। ठीक, फिलहाल अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी की बात करते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूट है 2020 से आईएएस की तैयारी करा रहा है। अभी तक टोटल 25 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शंस ये हो चुका है। कितना ये कह सकते हैं 2020 से 2024 तक 25 कैंडिडेट हैं जिनका आईएएस में सिलेक्शंस हो गया है। तो प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, कंटेंट भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ के कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ये भी प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप और भी कहीं से भी जुड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम बात कर सकते लेटेस्ट में, तो आईएएस 2025 के लिए हमारे जो अपने जो कोर्सेस चल रहे थे, ये जुलाई 2024 में ये कोर्स ही स्टार्ट हो गया था। तो हर साल जुलाई में ही हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 7 to 8 मंथ लग जाते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में। 7 to 8 मंथ ये कोर्स कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो अगर जुलाई से स्टार्ट होता है तो फेब लास्ट तक जाते जाते ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने स्टैट फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर की इनसाइड मैंने डेमोग्राफी और मल्टीवेट एनालिसिस का टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है। तो कोर्स कंप्लीट हो गया है। अगर आप उसमें इनरोल कराना चाहते हैं तो इनरोल करा सकते हैं। आपको मतलब करेंट में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसका आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अभी देखा जाए तो मेरे जितने भी सारे कोर्सेस हैं, मतलब हम कह सकते हैं आईएएस से रिकॉर्डेड ही कोर्स चलता है, तो इसमें कोर्स में काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया गया है। और कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो 27,500 थी,
लेकिन अभी 15,500 में आपको ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। तो ये रिकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, तो आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आप, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम तो जून में होने वाले हैं, कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना प्रिपरेशन सेल्फ तो कर लेते हैं या पहले से कहीं से किए रहते हैं, उनको टेस्ट की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो अपना जो प्लेटफॉर्म है पी स्टार्स ट्यूटोरियल, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कराया जाता है। मॉक टेस्ट का जो नाम हमारा जो FLT है, फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया जाता है, और इस FLT का बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से मिलता है। आप में से जो भी कैंडिडेट अगर हमारे प्रीवियस मॉक टेस्ट से या FLT से जुड़े हुए थे, उनको आइडिया होगा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अगर आप पोस्ट कॉन्टेक्ट में संपर्क में है तो आप देख सकते हैं। सेम ये जो FLT जो कराया जाता है, ये एक ISS पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे ISS का एग्जाम 3 डे कंटिन्यू चलता है, वैसे हमारा FLT भी चलता है। इस FLT में टोटल 4 FLT, मतलब फुल लेंथ टेस्ट या मॉक टेस्ट कह सकते हैं, इसमें टोटल 4 FLT इसमें इन्वॉल्व होता है। एक FLT जस्ट लाइक एक ISS एग्जाम के बराबर ही होता है। तो अगर आप मेरे FLT को क्वालिफाई करते हैं, जो यहाँ से कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ऐसा नहीं, मतलब इससे आपको जॉब तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो ISS का जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। इनके अपने जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो एज इट ISS के बेस पे होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा खासा प्रैक्टिस ये मिल जाता है। तो उसका प्रॉपर शेड्यूलिंग भी हमारा जो FLT के जो क्लास जो बनाए गए हैं, उसका हम आगे के लेक्चर्स में आपको इसका डिटेल बताएंगे कि कैसे ये होगा, इसमें किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। फिलहाल जो FLT, मतलब इस FLT जो होगा, या हम कह सकते हैं रिविजन्स क्लास, रिविजन प्लस ये FLT, ये एज ऑफ 1 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। 1 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो अभी से करा सकते हैं। और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कब FLT कराए जाएंगे, और इसमें जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रिविजन्स आपका ये, तो वो भी कितने क्लासेस में रहेंगे, तो वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे कोर्स ऑलरेडी पब्लिश है, आप वहाँ से डाक में डिटेल आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। तो फिलहाल हम लोग इस सेशंस की इनसाइड लेके क्या डिस्कस किए, जो UPSC के थ्रू जो नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं, IAS एंड ISS, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, उसी को हम लोग एक शॉर्ट वे में हम कह सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस किए। और साथ में इस एग्ज़ाम को लेके कैसे चलना है, क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए, वो भी हम लोग लेके डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। सो थैंक यू एवरीवन।